नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। बजट सत्र का आज 11वां दिन। राज्यसभा में फाइनेंस बिल 2025 पेश हो सकता है। कल लोकसभा में पास हुआ था। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन। आज प्रश्नकाल के बाद सदन में होगा शून्यकाल। 20 विधायक सरकार से पूछेंगे सवाल। वहीं पंजाब की आप सरकार का चौथा बजट। आज शामुक्त और इंडस्ट्री पर फोकस रहेगा। शिक्षा स्वास्थ्य पर बढ़ सकता है खर्च। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की तैयारी। मुस्लिम लॉ बोर्ड 26 मार्च को पटना, 29 को विजयवाड़ा में रैली करेगा। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सलियों का एनकाउंटर। इनमें 25 लाख का इनामी सुधा का ढेर, 300 और इंसान राइफल बरामद। राजस्थान में आज बारिश का अलर्ट। एमपी के रतलाम में पहली बार पारा 40 डिग्री। कश्मीर में बारिश बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर गर्मियों में स्कूलों में समर कैंप चलेगा। 20 मई से 15 जून तक चलेगा समर कैंप और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी समर कैंप चलाया जाएगा। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। इस वक्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में समर कैंप चलेगा और बच्चों को जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण। गर्मियों में सुबह पाली में 1.5 घंटे का समर कैंप आयोजित किया जाएगा। समर कैंप में बच्चों को योग, खेलकूद की ट्रेनिंग दी जाएगी। विज्ञान, प्रयोग और कला सांस्कृतिक कार्यक्रम की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पीईओ बीएसए के सहयोग से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और वहीं ब्लॉक स्तर के परिषदीय विद्यालयों में भी आयोजन किया जाएगा। समर कैंप में बच्चों को पोषक खाद्य सामग्री भी दी जाएगी। विद्यार्थियों को प्रतिभा निखारने का भी एक मौका मिलेगा और समर कैंप के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि भी खर्च होगी। वहीं अन्य गतिविधियों के जरिए अनुभव भी बच्चों को खेलकूद के जरिए मिलेंगे। प्रारंभिक और उच्च प्रारंभिक स्कूलों में समर कैंप जो कि चलाया जाएगा। तो खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं इस वक्त की समर कैंप को लेकर के बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बच्चों को जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा और समर कैंप में बच्चों को विज्ञान, प्रयोग और कला सांस्कृतिक कार्यक्रम की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर अपने जिले में नहीं दे पाएंगे परीक्षा। पीसीएस 2024 की तरह आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों को
मंडल से बाहर मिलेंगे परीक्षा केंद्र। वहीं महिलाओं को मंडल में दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र मिलेगा और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे। बता दें कि 411 पदों के लिए लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो महिलाओं को मंडल में दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र मिलेगा, साथ ही पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल से बाहर केंद्र मिलेगा। संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पीसीएस की जिस तरह से परीक्षा की गई थी जो 2024 की, उसी हिसाब से उसी मुताबिक आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है वो भी आयोजित की जाएगी, जिसमें से पुरुषों का मंडल अलग होगा जिले से बाहर, लेकिन महिलाओं का मंडल एक होगा, लेकिन जिले के दूसरे जिले में परीक्षा का आयोजन महिलाओं के लिए किया जाना है। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहनी है इस बार? देखिए, पीपीएस 2024 के तहत जो है आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में कह सकते हैं कि अपने जिले में नहीं दे पाएंगे परीक्षार्थी परीक्षा, उनको दूसरे जिले में जाकर के परीक्षा देनी होगी। पुरुषों की अगर बात करते हैं, पुरुष अभ्यर्थियों को तो मंडल से बाहर उनको मिलेगा परीक्षा केंद्र, और जो महिला होंगी उनको मंडल के अंदर, यानी कि एक मंडल में 7-7, 8-8 जिले आते हैं, उन जिलों में से जो उनका चयनित जिला होगा उसको छोड़ के किसी भी जिले में उनकी परीक्षा जो है कराई जाएगी। और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो लगभग 411 पद हैं इसके लिए, और लगभग 10,76,000 बच्चों ने आवेदन किया है, दावेदारी की है। तो ऐसे में इस परीक्षा कराना काफी ज्यादा प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रश्नों को कराने के लिए कड़े इंतजाम करके बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, कक्ष के अंदर कैमरे लगाए जाएंगे, बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, तो आसपास की जो फोटो की दुकानें होंगी वो सब बंद रहेंगी। तो इस तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। बिल्कुल संदीप, और ये एक बड़ा चैलेंज भी कहा जा सकता है कि परीक्षा का आयोजन कराना, क्योंकि पिछली बार भी अभ्यर्थियों ने कई सारे सवाल भी खड़े किए थे और फिर से ये परीक्षा का जो कि आयोजन किया जा रहा है एआरओ और आरओ की, तो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है अपने जिले में। अब जो कि परीक्षा केंद्र नहीं होंगे, अभ्यर्थी अपने जिले में परीक्षा नहीं दे पाएंगे। पीसीएस 2024 की तरह ही आरओ और एआरओ की परीक्षा कराई जानी है। लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो का एक्स पर पोस्ट हुआ है। मायावती का मोदी सरकार पर हमला है। मायावती ने कहा अपने सोशल अकाउंट के जरिए कि भाजपा की घोषणा केवल राजनीतिक स्वार्थ है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती से पोस्ट किया। मायावती ने भाजपा की सौगात पर सवाल भी उठाया। अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा को लेकर चिंता भी व्यक्त की है।
मायावती का कहना है कि रोजगार की स्थायी व्यवस्था पर ध्यान दे। वहीं बसपा सुप्रीमो ने भाजपा की योजनाओं को खारिज कर दिया, कहा कि गरीबों के बजाय रोजगार पर ध्यान दे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया और उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है, रोजगार पर ध्यान देने की भी बात कही है। रोजगार की स्थायी व्यवस्था पर ध्यान दे मोदी सरकार, ऐसा कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। और वहीं राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की बढ़ेगी मुश्किलें। डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में कार्रवाई की जाएगी और भटगांव भूमि अधिग्रहण घोटाले में 15 अधिकारी दोषी पाए गए। राजस्व परिषद के अध्यक्ष की जांच रिपोर्ट में पाए गए दोषी और सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए थे। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जांच रिपोर्ट के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। घोटाले में शामिल भू माफियाओं पर भी शिकंजा कसेगा, वसूली जाएगी मुआवजे की पूरी राशि। और सरोजनी नगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात कर्मी भी दोषी पाए गए। तत्कालीन एडीएम अमरपाल सिंह, एसडीएम संतोष कुमार सिंह दोषी पाए गए। शंभू शरण सिंह, आनंद सिंह और देवेंद्र कुमार जांच में दोषी पाए गए हैं। तो 4 तत्कालीन तहसीलदार पर भी कार्रवाई होगी। विजय कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, उमेश कुमार सिंह और को दोषी पाया गया है और मनीष त्रिपाठी, इसके साथ ही तत्कालीन नायब तहसीलदार भी दोषी पाए गए। कविता ठाकुर और तत्कालीन लेखपाल हरिश्चंद्र ज्ञान प्रकाश भी दोषी पाए गए हैं। तत्कालीन कानून गो
राधे श्याम, जितेंद्र सिंह और नैन्सी शुक्ला दोषी पाए गए और सभी के खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई हो सकती है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष की रिपोर्ट पर एक्शन होगा। तो निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो भटगांव भूमि अधिग्रहण घोटाले में 15 अधिकारी दोषी पाए गए, जिसको लेकर के बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए हैं। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए थे, चूंकि एक लंबी फहरिस्त देखी जा रही है। जांच के दायरे में आते तहसीलदार भी दोषी पाए गए हैं। घोटाले में शामिल भू माफियाओं पर भी अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। वसूली जाएगी अब पूरी की पूरी मुआवजे की राशि। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सरोजनी नगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात कर्मी भी इस पर दोषी पाए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है अधिकारियों पर। और इसी के साथ ही साथ चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही जांच के आदेश दिए थे और जांच के दायरे में छोटी इकाई से लेकर के बड़ी इकाई तक दोषी पाए जा रहे हैं। तो आईएएस, निलंबित आईएएस के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। तत्कालीन कानूनगो राधे श्याम, जितेंद्र सिंह दोषी पाए गए हैं। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की जो कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले पर यह बड़ी कार्रवाई। और वहीं राजधानी लखनऊ से खबर, आज औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे सीएम अपने आवास पर समीक्षा बैठक करेंगे। यूपी का सबसे चर्चित विभाग बन गया है औद्योगिक विकास, और रिश्वत कांड से सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। औद्योगिक विकास की फाइलों को दुरुस्त करने में जुटे हैं अफसर, और सीएम योगी के गुस्से का शिकार भी हो सकते हैं कई अफसर। तो रिश्वत कांड से सीएम योगी का एक्शन देखा जा सकता है। कार्रवाई के आदेश लगातार दे रहे हैं। औद्योगिक विकास की फाइलों को दुरुस्त किया जा रहा है। अधिकारी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीएम योगी के गुस्से का शिकार भी बताया जा रहा है कई अफसर हो सकते हैं। यूपी का सबसे चर्चित विभाग बन चुका है औद्योगिक विकास, और एक बड़ा
रिश्वत कांड भी देखा गया, जिसको लेकर के एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर है। कौशलेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई विभागों को लेकर सीएम योगी बेहद सक्रिय हैं और जहां पर खामियां पाई जा रही हैं वहां पर दुरुस्त करने के भी आदेश दिए जा रहे हैं। अब औद्योगिक विकास की बारी है और अफसर भी पूरे सक्रिय नजर आ रहे हैं दुरुस्त करने में कामकाज। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जब से इन्वेस्ट यूपी में रिश्वत कांड का मामला आया, क्योंकि इन्वेस्ट यूपी औद्योगिक विकास से ही जुड़ा एक विंग है जिसको बनाया गया, सिंगल विंडो के साथ बनाया गया था कि जो भी निवेश उत्तर प्रदेश में जो लोग आएंगे उनके लिए एक रास्ता रहेगा कि जहां पे एक ही विंडो पे सारी फॉर्मेलिटी इनकी पूरी हो जाएंगी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, लोग जो अपना उद्योग स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन रिश्वत कांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया, आईएएस अभिषेक प्रकाश को जब सस्पेंड किया, उसके बाद से ही औद्योगिक विकास का जो है विभाग का चर्चा खूब होने लगी। उसी के लेके आज शाम 6 बजे अपने आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई जिसकी समीक्षा करेंगे कि आखिर अब तक औद्योगिक विकास विभाग में क्या क्या कार्य हुए हैं, कितने उद्योग स्थापित हो चुके हैं, कितने अभी पाइपलाइन में है और जो पाइपलाइन में है उसमें कितनी देरी है, जिनकी फाइल लटकी है वो क्यों लटकाई गई है और तमाम जो अफसर हैं, क्योंकि देखिए आईआईडीसी के जो मुख्य अधिकारी वो मुख्य सचिव के ही अंडर में है, तो इसलिए सभी जो अफसरों को है उसके पहले एक बैठक अफसर करके अपनी फाइलों को मेंटेन करने में लग गए। उनको पता है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक लेंगे और अगर उनको जवाब किसी अफसर ने गोल घुमा के दिया तो एक्शन हो सकता है, क्योंकि वो गुस्से में है और गुस्से का शिकार भी हो सकते हैं। बिल्कुल कौशलेंद्र, इसी को लेकर के अधिकारी भी बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर कड़े सख्त रुख में नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम को समीक्षा बैठक भी होनी है। समीक्षा बैठक शाम 6 बजे के समय होनी है। रिश्वत कांड का ये पूरा मामला है जहां पर ये बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इन्वेस्ट यूपी की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होनी है आज और 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। इन्वेस्ट यूपी में रिश्वत कांड सामने आने के बाद कमेटी की बैठक होनी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार स्टीयरिंग कमेटी की बैठक लेंगे। अलग अलग विभागों से जुड़े अफसर भी बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं इन्वेस्ट यूपी में रिश्वत कांड के बाद अफसरों की जो नींद है वो उड़ चुकी है पूरी तरह से। 1 हफ्ते बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक भी होनी है। तो रिश्वत कांड उजागर होने के बाद अधिकारी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और जो भी दस्तावेज हैं उन्हें सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो 1 हफ्ते बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक भी होनी है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होनी है और इन्वेस्ट यूपी की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है और आज चूंकि ये बैठक होनी है, 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को बताया जा रहा है कि मंजूरी भी मिल सकती है। तो इन्वेस्ट यूपी में रिश्वत कांड सामने आने के बाद कमेटी की बैठक होने जा रही है।
कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर हैं। कौशलेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि रिश्वत कांड जैसे ही उजागर हुआ उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब चूंकि स्टीयरिंग कमेटी की भी बैठक जारी है, क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में खास? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी यूपी में जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, जैसे जो भी काम होते हैं उनकी देखरेख में होता है और जो समस्याएं आती हैं उसको दूर करने का काम यही कमेटी करती है और इसकी सूचना मुख्य सचिव को देती है, क्योंकि मुख्य सचिव ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा अफसर उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ पे जो स्टीयरिंग कमेटी है उसको लेकर बैठक, क्योंकि शाम को समीक्षा बैठक होगी तो सभी फाइलों को दुरुस्त किया जा रहा है, इसलिए एक बैठक बुलाई गई। किसके पास कौन सी फाइल है, वो कितनी कमियां रह गई हैं, उसको तत्काल दुरुस्त कर दिया जाए। आज वो बैठक हो रही है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हो रही है कि जो विकास हुए हैं औद्योगिक विकास में, जो इन्वेस्ट आया है उत्तर प्रदेश में, उनकी फाइलों की क्या स्थिति है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कौन सी समस्या है, उस समस्या का निदान कैसे हो सकता है और कैसे दूर किया जा सकता है, उन सब चीजों पे चर्चा होगी, बात होगी। और जो फाइल है उस पे, क्योंकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता है और मुख्य सचिव इसके मुखिया हैं, तो उनकी जो मामले हैं, जो भी ये समस्याएं आ रही हैं, उनमें कई प्रस्ताव भी रखे गए हैं कि अगर ये बदलाव किया जाएगा तो एक प्रस्ताव अगर पास हो जाएगा तो जो इन्वेस्टर्स की समस्या है वो दूर कर दी जाए। इसलिए कई प्रस्ताव भी स्टीयरिंग कमेटी लेके बैठेगी और उस पर मुख्य सचिव की अनुमति के बाद वो प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा और उसी पे काम कर लिया जाएगा। बिल्कुल कौशलेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। एक हफ्ते बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। फिलहाल बेहद इम्पोर्टेंट है ये बैठक और तमाम दस्तावेजों को भी जांचा परखा जाएगा। और हरदोई से खबर, जहां पर दबंगों ने पीड़ित परिवार पर बोला जानलेवा हमला। लाठी डंडों से दबंगों ने पीड़ित परिवार पर हमला बोला है। मारपीट में कई लोग घायल हुए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अभी दर्ज नहीं हुआ है मुकदमा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। टडियामा कोतवाली की अजीजपुर माजरा हरिहरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं मारपीट की। दो पक्षों में मारपीट हुई है जमकर। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अभी भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टडियामा कोतवाली की अजीजपुर माजरा हरिहरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको।
और अलीगढ़ से खबर बता रहे हैं आपको। विकास की राह पर देख रहे ग्राम पंचायत बिलौठी के लोग और लगातार शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। नाली व सड़क निर्माण न होने पर गांव के लोग परेशान। गंदगी के चलते फैल सकती है भयंकर बीमारियां। ग्राम प्रधान शिकायत करने वालों को धमकियां देता है और प्रदेश सरकार द्वारा लगाए ओपन जिम कबाड़ बना हुआ है। खंड विकास अकराबाद क्षेत्र के गांव बिलौठी का ये पूरा मामला है। तो नाली और सड़क निर्माण न होने पर गांव के लोग परेशान हैं। विकास कार्य अधूरा है। गंदगी के चलते फैल सकती है भयानक बीमारियां, जिससे लोग परेशान हैं। ग्रामीण परेशान हैं। गंदगी के चलते भयानक बीमारियां फैलने की भी आशंका जताई जा रही है। और वहीं बाराबंकी से खबर, जहां पर मसौली में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। एसपी ने मसौली एसएचओ को लाइन हाजिर किया है। कार्रवाई में हिला हवाली पर लाइन हाजिर किया गया है। वहीं दहेज हत्या के मामले में बाराबंकी पुलिस की लापरवाही देखी जा रही है। तो कार्रवाई में लापरवाही देखी जा रही है। एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया। मृतका के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतका की बच्ची ने पिता पर हत्या का आरोप भी लगाया। और वहीं अलीगढ़ से खबर है, जहां पर एक युवक और युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। 28 वर्षीय हेमंत मजदूरी किया करता था। 19 वर्षीय युवती छात्रा थी और मध्य रात्रि 1 बजे भदेशी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के पायलट के द्वारा जीआरपी पुलिस को ट्रेन के आगे युवती और युवक के कूदने की सूचना मिली। घटना की सूचना पर जीआरपी पुलिस और थाना गांधी पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
दोनों की सुसाइड करने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। एसपी क्राइम ममता कुरील ने बताया है कि दोनों के शव रेलवे ट्रैक पर क्षत विक्षत पड़े मिले। पुलिस को किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। थाना गांधी पार्क के भदेशी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बतेजी गांव का मामला है और वहाँ पर वहीं से ट्रैक से गुजरती हैं, पटरियाँ गुजर रही हैं और उनका जो है छत विच्छत सब बरामद हुआ है और पंचायत नाम भरने की कार्रवाई हो रही है। पीएम की कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी। नहीं, किसी ने कोई तहरीर नहीं दी। वहीं बाराबंकी के तहसील फतेहपुर के ब्लॉक चौराहे पर स्थित प्रेमा ज्वेलर्स और रेडीमेड सेंटर की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दुकान मालिक और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची ही थी और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। आग में देखा जा रहा है कि लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और कपड़े जलकर पूरी तरह से राख हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और घटना की जानकारी भी ली है। संतोष नहीं है अरे भैया आगे बढ़ा लो गाड़ी यार। संतोष नहीं है अरे भैया आगे बढ़ा लो गाड़ी यार। और वहीं मुरैना में रेत माफिया का आतंक देखा जा रहा है। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना में 2 रेत के ट्रैक्टर मौके पर पलटे हैं। घटना के बाद मौके पर भारी ग्रामीण भी मौजूद है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। देवगढ़ थाना क्षेत्र के लोहरीपुरा गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। गाड़ी में तो आवाज छोड़ आवाज छोड़ दो तुम आवाज पकड़ ले जा ट्रे उल्टे पलटे एक जो ड्रा रेत माफिया ट्रैक्टर ये पेट माफिया बोल रहे हैं
और वहीं राजधानी लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल चल रही है, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हेलो, सीएम योगी की सुरक्षा के लिए मेडिकल इमरजेंसी मॉक ड्रिल की जा रही है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देखिए, ये वो एम्बुलेंस है जिसमें सीएम योगी को डमी कैंडिडेट बनाकर सिविल अस्पताल लाया गया, जिसकी दूरी तकरीबन आधा किलोमीटर है, और फिर यहां से प्राइमरी उपचार के बाद से उनको वापस ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो मेडिकल इमरजेंसी अगर होती है किसी बात पे, तो टीम रिस्पॉन्ड करती है। सिविल फोर्स, ट्रैफिक पुलिस फोर्स और जो सुरक्षा कर्मी हैं मुख्यमंत्री के, वो तमाम लोग इसमें शामिल है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, फ्लीट जितनी तेज अस्पताल तक आई थी उतनी तेज वापस सीएम आवास तक जा रही है। ये सिर्फ इसलिए कि प्राइमरी स्टेज पर अगर मुख्यमंत्री को किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है तो उसमें टीम कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरीके रिस्पॉन्ड कर पाती है, इसको परखने के लिए आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। तो ज़रूर इस मॉक ड्रिल में तमाम जो चीज़ें हैं वो शामिल हुई हैं, और तमाम एनएसजी के जो जवान थे, जो सिविल पुलिस के जवान थे और जो सुरक्षा कर्मी थे मुख्यमंत्री के, वो इस पूरी टीम में शामिल रहे, और एक डमी मुख्यमंत्री को इस एम्बुलेंस में बैठा करके ये मॉक ड्रिल हुई है। तो ज़रूर सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए और मेडिकल इमरजेंसी मॉक ड्रिल को और बेहतर बनाने के लिए इस तरीके का आयोजन लखनऊ में हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज़ लखनऊ। मेडिकल इमरजेंसी मॉक ड्रिल हुई है शुरू, तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे। सिविल अस्पताल पहुंची सीएम योगी की फ्लीट, और इसी के साथ ही साथ राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर भी बता रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल से सीएम योगी की फ्लीट निकली, मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मुरैना से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज मुरैना दौरा है। सीएम लोकल प्रोग्राम में शामिल होंगे। डॉक्टर मोहन यादव रोटरी स्वास्थ्य शिविर में पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे। विधानसभा के नरेंद्र सिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे के करीब हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान भी करेंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव रोटरी स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा के नरेंद्र सिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।
मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से प्रस्थान भी करेंगे। मुरैना से खबर बता रहे हैं आपको। और इसी के साथ ही खबर यमुनानगर से, जहां पर थाना शहर जगधरी पुलिस ने ठेकेदार राजकुमार की हत्या के मामले में एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की हत्या उसके ही मजदूर राहुल और उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की गई थी। रविवार शाम दिहाड़ी के पैसे को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी राहुल ने अपने साले, पत्नी और साथी के साथ मिलकर हत्या की और शव को खारवन मोड़ पर फेंक दिया। पुलिस ने मामले की गहन जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश भी किया है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।